हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से वेलकम किया जाता है इस क्लास में। और ये क्लास स्टार्ट हो गई एक नए चैप्टर के साथ। और फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक है जो कि मतलब रिमेन है, लेकिन अब उस सिलेबस में नहीं है तो रिमेन है। बट कुछ बच्चे मैसेज किए थे नहीं सर वो टॉपिक बनाएगा, तो वो बना के आपको बाद में दूंगा। बट अभी स्टार्ट करेंगे आज एक नया चैप्टर, और नया चैप्टर है तो पूरा का पूरा सब लोग एकदम फिट, ब्रेन उनको एकदम सही से अपना सेट करके और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सबको पता है कि केमिस्ट्री में जो एटम है उसका रोल क्या है। अगर आपको एटम नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये भी बेसिक ही है, थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे एटम की। और आज का वीडियो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन वीडियो, और चैप्टर नेम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, चैप्टर आपका सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, और आज की हेडिंग भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमने बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपना परिचय दो हमारी इस हेडिंग के थ्रू, इंट्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर पे तो बाद में आते हैं, पहले आते हैं एटम पे। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई एटम क्या है, ठीक है। और एटम क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, ये सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम किसी के बारे में अगर जानेंगे तो नहीं जान पाएंगे कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो अभी एटम की डेफिनेशन के बाद में आते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल को सीधे हम आते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए बच्चों सब लोगों को पता होगा, जैसे मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा कुछ लोग के तो माइंड में सेट हो जाएगा कि ये है क्या, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे 10th तक। जैसे ये स्ट्रक्चर ड्रा हुआ तुरंत बच्चों के माइंड में सेट हो गया कि इट इज पीरियोडिक टेबल, इट इज पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ तो डीप में बात नहीं होगी, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात होगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। हाँ, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया है तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि सबसे पहला एलिमेंट हम लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर हीलियम, कुछ में यहाँ लिखा होता है और कुछ पीरियोडिक टेबल यहाँ में लिखते हैं, ठीक। इसके बाद होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन, ठीक। और लिखना चाहो तो सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा और आर्गन होगा, ठीक। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो तो मैथ पढ़ते समय क्या करते हो, आपको डिजिट्स पता होती है, आपको थोड़ा सा टेबल पता होता है, तब जाके आप अप्लाई कर पाते हो ना उसको, और धीरे धीरे मैथ सीखते जाते हो। तो यहाँ सेम केमिस्ट्री में भी ऐसे है कि अगर आपको केमिस्ट्री क्लास 11 की सीखनी है तो आपको 30 एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और इसके साथ साथ सिंबल, ये तीनों आपका वर्ग है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास भी बता देंगे, ठीक। बट 30 एलिमेंट्स आपको क्लियर याद होने चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री सीख पाओगे। देखो, स्टार्ट की जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री ऐसे एक बार में आ जाती तो शायद इसको भी इजीली कंसीडर किया जा सकता है, बट ये एक बार में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ बेसिक टर्म रिलेटेड होते हैं। जैसे बेसिक टर्म, जैसे आपको एटम सीखना है तो एटम सीखने के लिए क्या चाहिए, आपको उसका एग्जाम्पल चाहिए। अब हमने यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए, ठीक है।
या सीधे सीधे कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 प्लस, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एटम, सारे के सारे क्या है, एटम है। ठीक, तो आप बोलोगे सर, कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि सर 114 मैंने पढ़ा है, 119 पढ़ा है। हाँ, तो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि डिफरेंट बुक्स डिफरेंट एलिमेंट्स लिखती है। बट 100 प्लस के बाद हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं और जिसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 100 प्लस लिख रहे हैं, आगे 114 भी होता है, 119 भी होता है। ठीक, तो 100 प्लस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड ऑल एलिमेंट्स इज द एग्जांपल ऑफ एटम। ठीक, तो एटम के एग्जांपल की बात हो गई। एग्जांपल्स की बात पहले इसलिए की है क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता, आपको कुछ एलिमेंट्स का आइडिया नहीं है, तो आप केमिस्ट्री सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए 30 तक के एलिमेंट्स को राइट कीजिए, उनका एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक मास की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाए, और उनका सिंबल तो मस्ट है आपको। ठीक, तो ये तो छोटी सी बात हो गई एग्जाम्पल्स ऑफ एटम्स के बारे में। तो कितने, अब एटम्स के एग्जाम्पल की बात की जाए तो हाइड्रोजन भी एटम है, लिथियम भी एटम है, यूरेनियम भी एटम है, सोडियम भी एटम है, मैग्नीशियम भी एटम है। और या सीधे सीधे कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, एटम है। ठीक, अब एटम का एग्जाम्पल होने के बाद अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एटम के बारे में। ठीक, तो एटम के बारे में बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि एटम एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था जिसका नाम था एटोमी। ठीक, विच मीन्स इंडिविजुअल। ठीक, और क्या हुआ था कि एटम की डिस्कवरी जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो उन्होंने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। इन्होंने एटम के लिए थ्योरी भी दी थी, उसको बोला जाता था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गए थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के दिखने लगे, जिससे ये क्लियर हो गया कि एटम क्या है, आपका डिवाइजिबल है। फंडामेंटल पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आप लोग बोलते हो, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मतलब कोई एटम है फिर से डिवाइड हो गया और उससे जो पार्टिकल को क्या हो गया आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम था ग्रीक वर्ड का एटॉमिक बोला गया, और एटम को सीधे सीधे हम बोलते हैं इंडिविजुअल। तो अभी सब लोग बोलते हैं कि नहीं सर एटम तो इंडिविजुअल नहीं है, एटम क्या हो गया, डिवाइजिबल हो गया। किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, जो एटम है क्या वो किसी रिएक्शन में डेसिमल में पार्टिसिपेट करता है, या टूट के हाफ फॉर्म में ब्रेक होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? तो आपका आंसर होगा नो, एटम ऑलवेज रिएक्ट इन होल नंबर। तो अगर हम ये बोले डेफिनेशन में कि एटम इज इनडिविजिबल इन केमिकल रिएक्शन, एटम इज इनडिविजिबल इन केमिकल रिएक्शन। वैसे तो डिवाइजिबल है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन एटम इज इनडिविजिबल। मींस जो एक एटम है, जैसे ऑक्सीजन का एटम है, तो क्या ये फिर से आप आधा इसको ब्रेक कर पाओगे? तो आंसर होगा नहीं। तो हम क्या समझेंगे, एटम इज इनडिविजिबल इन केमिकल रिएक्शन। ठीक, और भी इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट या ऐसे लिख सकते हैं, it has no free existence, it has no free existence। इसका मतलब क्या हो गया कि एटम जो है वो कभी फ्री फॉर्म में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज एटम इज रिएक्टिव। ठीक है, अब रिएक्टिव से क्या मतलब है? तो रिएक्टिव से मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वो किसी न किसी से रिएक्ट करेगा। जैसे कोई झगड़ालू है तो झगड़ा करेगा ना किसी न किसी से, कोई ना कोई बहाना बना के झगड़ा करेगा। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले लो कि मान लो छोटे बच्चों की क्लास देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सब एटम की तरह होते हैं।
अगर क्लास में टीचर नहीं है तो सब क्या करते हैं, सब तुरंत एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू, कोई किसी का कान खींचने लगता है, कोई किसी का बाल खींचने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही एटम है। एटम क्या है, एटम के पास एक रिएक्टिव नेचर है और इसी रिएक्टिव नेचर की वजह से एटम क्या होता है, अनस्टेबल। सबको पता है कि दुनिया में अगर कोई अनस्टेबल है तो वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल। और वही अनस्टेबल अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो रिएक्टिविटी करता रहता है वही इसका होता है रिएक्टिव नेचर। और एटम के पास भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है, इसलिए एटम है नो फ्री एग्जिस्टेंस। अब फ्री एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन अनस्टेबल से अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो क्या करेगा, किसी न किसी से रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, ठीक। अब आपको पता है कि कोई भी जब रिएक्ट करता है तो उसके कुछ बॉन्ड टूटते हैं, फिर कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जैसे एटम के केस में भी है। तो एटम क्या करता है, एटम हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस बट इट कैन participate in chemical reaction। ये शॉर्ट फॉर्म रिएक्शन का REAC सेंड कर देते हैं। अब एक चीज क्लियर हो गया कि एटम क्या है, एटम इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा तो रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा तो किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा। सो उस बिहाफ पे हम बोलते हैं एटम हैव एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये तो हो गई बात छोटी मोटी एटम की। इसके बाद हम बात करते हैं एटम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल पर भी बाद में आते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारे लिए स्किप करना पड़ता है हमको भी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि बाद में आपको वीडियो भी दे दें। जैसे हम अगर बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक, कि एटम का भाई कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा दिखता है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर मिलते हैं। तो हमको तीन चीज़ें मिलती हैं, क्या कौन कौन सी मिलती हैं। तो अगर कोई भी एटम है तो उसके अंदर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, और क्या मिलेगा, प्रोटॉन, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ठीक। अब अगर हम बात करें कि कोई भी एटम है वो फिर से सब डिवाइडेड हो जाता है, और उसके सब डिवाइडेड को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक। अगर कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे बात कर रहे हैं इसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो एटम के पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इन तीनों को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक। अब अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो क्या बोलेंगे सब लोग कि फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि जिससे सब कुछ बना हो, जिससे दुनिया, या सीधे सीधे बोले कि इस दुनिया में कोई भी चीज अगर बना हो, ठीक है, तो उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो सबको पता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो हमने ले लिया वाटर, तो सबको पता है कि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक। ऐसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लिया, मीथेन का ले लिया, तो कार्बन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, फिर से हाइड्रोजन आ गया, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अब जैसे हम बात करें कि हमारी पूरी बॉडी, तो हमारी पूरी बॉडी में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अब इस दुनिया में, अब इस यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ बना होगा तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। सो इट इज द रीजन इट इज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर जो नहीं है तो आपका भी इस दुनिया में वजूद नहीं है, ठीक है। तो सब जगह क्या होता है, तो ये सब एक तरह से हम लोग के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और वो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना
लेना, कोई बड़ी चीज़ सोची नहीं जा सकती। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा डीप में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तीनों को थोड़ा सा डीप में जानने के लिए थोड़ा सा इनका नेचर देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं चार्ज की, पहले चार्ज की बात करेंगे, चार्ज के बाद इनका मास देखेंगे, ठीक है। तो मास को हम दो तरह से देखेंगे, एक तो केजी में देख लेंगे और दूसरा मास देखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिफाइड मास। मैंने आपको कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसने रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको नहीं पता है वो यूट्यूब पे वीडियो है, जाके वहाँ से कैसे देख सकता है, ठीक। और इसके साथ साथ नंबर निकालना, क्योंकि नंबर निकालना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इसी से हमारा बेसिक नंबर होता है, ठीक। पहले अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक, फिर बात करते हैं प्रोटॉन की, फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट, -1 यूनिट। अब देखो यूनिट से मतलब क्या है कि यूनिट का मतलब ये है कि इतना स्मॉल, इससे ज़्यादा कोई स्मॉल नहीं हो सकता, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो आपको पता है कि हमको कोई भी चीज़ शुरुआत करना है, जैसे आप जब मान लो दुकान पे आप जाओ पेन खरीदने, तो पेन खरीदने जाओगे तो उससे बोलोगे कि नहीं भैया हमको रिफिल दे दो सिर्फ, तो रिफिल आपको दे देगा। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं रिफिल का सीधे स्ट्रिप दे दो हमको और उसकी इंक जो है वो निकाल के दे दो, तो ऐसा देगा? बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिफिल आपस में अपने में क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि जो -1 यूनिट है ये इतना स्मॉल है कि यहीं से स्टार्ट है, ये सबसे स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अच्छा ऐसा अब आप बोलोगे चलिए आया कहाँ से -1 यूनिट? जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
अभी इस लगभग सबके लिए इतनी है, ठीक। अब इस पर सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए इतना होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चार्जलेस होता है, तो इसका कितना होता है, प्रोटॉन जो होता है +1 यूनिट, और इस पर क्या होता है 0 यूनिट, ठीक है, 0 चार्ज, इस पर चार्ज ही नहीं होता, तो काय के यूनिट, ठीक। अब देखो इसके केस में क्या है कि अगर आप इसको माइनस करके फिर इसी नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 यूनिट। इसके केस में प्लस है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो सिंबल ऑफ कूलम, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपको क्या मिल जाएगा +1 यूनिट। तो ये इसके यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्लियर। क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल और ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट है, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। न्यूमेरिकल और ड्रॉप की हेल्प से हम निकालते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 0। चार्ज की बात, अब अगर बात करें मास की, तो मास जो किलोग्राम में है, ये भी न्यूमेरिकल और ड्रॉप से ही आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब यहाँ ऊपर हमने लिख दिया kg, तो आप समझ रहे, ठीक। मतलब कि 10⁻31, मतलब अगर जैसे हम बात करें सीधी सी बात, हम अगर जो छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम बोले 10⁻⁻1 तो आप बोलोगे 0.1, बोले 10⁻⁻2 तो बोलोगे 0.001, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर 10⁻31 तो कितना नेगेटिव हो गया, बहुत नेगेटिव हो गया, मतलब इतना स्मॉल हो गया कि कभी कभी तो हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर ही नहीं करते, उसको हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल हो गया। तो आप बोलोगे सर कि एटम में इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन भी हैं और सर न्यूट्रॉन भी है, तो आप अगर जो एटम का मास कंसीडर नहीं करेंगे सर, तो एटम का जो मास होगा वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल से एग्जांपल है, जैसे मान लो हम अपना वेट कर रहे हैं, हमारा वेट कितना है 50 kg, और 50 kg वेट है, हमने पहले कर लिया, बाद में हमने क्या किया, अपना नेल, ये नाखून थोड़ा सा काट लिया, थोड़ा सा बाल को कटा उटा के थोड़ा सा हीरो टाइप बन गए, तो फिर वेट करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाएगा, तो आंसर होगा नहीं सर, बहुत लिमिटेड चेंज आएगा, बहुत मतलब ना के बराबर चेंज आएगा।
तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास है इतना नेग्लिजिबल है कि अगर ये थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तब भी एटम के मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसका सबसे ज़्यादा क्लियर एविडेंस है क्योंकि हम लिखते हैं A इज इक्वल टू P प्लस N, हम लिखते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका ये क्लियर एविडेंस है। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, वो भी किसमें, केजी में। तो लिखेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 -27। ठीक, ऐसे ही न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के सिमिलर होता है केजी में। ठीक है, ग्राम में करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, -24। तो ये तो बात हो गई मास केजी के फॉर्म में। मास को अगर यूनिट के बाद फॉर्म में बात करें, मतलब एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में बात करें, और एटॉमिक मास यूनिट आपको पता है कि एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। इससे क्या मिलता था आपको, एटॉमिक मास यूनिट। मैं फिर कहूँगा एटॉमिक मास यूनिट्स का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जिसको प्रॉब्लम है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस फार्मूला से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया कि अगर किसी की वैल्यू 1 ग्राम है, इससे छोटा तो लेते हैं 1 ग्राम है, और उसको एक सुटेबल नंबर कौन सा था, ये मोल कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, 6.02 इंटू 10 टू द पावर -23 से और छोटा किया जाए। मतलब कि 1 ग्राम को अगर इस नंबर से डिवाइड करें मतलब क्या कि और छोटा करें, तो इससे छोटा करेंगे तो सबसे जो छोटी यूनिट आएगी वो आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो इस वैल्यू की हेल्प लेके हम निकालते हैं मास, वो भी किसके टर्म पे, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म पे। और उससे जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, वो आती है, इलेक्ट्रॉन का आता है 0.0005486 AMU। ठीक, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का लगभग सेम ही आता है, और वो होता है आपका 1.00727 इसका AMU होता है। अब देखो ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद करना है। याद क्या करना है, मतलब ये सब चीज़ें एकदम फिक्स है, इसके लिए कभी चेंज हो तो इसको याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार ड्राइव करना। ठीक है, ये ड्राइव भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा मूल का, जो कि वीडियो है, तो वहाँ पे मैं ये एक दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड लेके ये वैल्यू सॉल्व करा दूंगा। ठीक, फिर जब बात करते हैं न्यूट्रॉन का, तो आता है 1.00866 AMU, क्योंकि डेसिमल के बाद तो एक नंबर काउंट करने चाहिए। तो ये होगी मास विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो ये जो वैल्यू है कितनी है, डेसिमल के बाद भी 3 टाइम्स 0, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो इसको क्या करते हैं, हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और 1 के बाद जो डेसिमल है ये भी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या है, सेम है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एकदम ना के बराबर, हम उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक, अब अगर हमको निकालना हो क्या, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमको निकालना हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर जिसको हम बोलते हैं Z। ठीक, न्यूट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से। ठीक, अब थोड़ा सा नंबर की बात करते हैं। ये आप लोग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसका से नॉर्मली कहानी की तरह देख लीजिए। इन सब चीज़ों का यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो ये सब यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। और नंबर निकालने से कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, बहुत बड़े तो नहीं बनते, लेकिन छोटे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, ठीक, so atomic number is represented with the help of, it is denoted by capital Z,
और एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सबको पता होगा। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, ठीक। और उसके साथ साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक। सो जो पॉजिटिव पार्ट में जितना आपका प्रोटॉन होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 15 प्रोटॉन है तो ऑटोमेटिक आपको कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन। ये रूल है, क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि एटॉमिक नंबर इज जस्ट सिमिलर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज जस्ट सिमिलर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट सिमिलर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे को दूसरे वे में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को। तो अब इसका अगर डेफिनेशन बनाना तो क्या लिख सकते हैं, द पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक। अब हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज जस्ट सिमिलर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज जस्ट सिमिलर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको अगर प्रोटॉन का नंबर निकालना हो तो किसको खोजो, इलेक्ट्रॉन को खोजो। इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो किसको खोजो, एटॉमिक नंबर को खोजो। मतलब यार अगर तीनों में से आपको कोई नहीं मिल गया तो आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बच्चों पहले आपको कुछ सीखना होगा और वो आपको इस तरह ये सीखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि पहले तो आप ये देखो कि अगर कहीं भी इस तरह से अगर x को हम रिप्रेजेंट करें एज एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स का ये सिंबल है, एलिमेंट्स सिंबल पहले आपको ये देखना, ठीक। इट इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई डाउन साइड चाहे लेफ्ट टू साइड आइटम लिखा हुआ है, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 5, तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, जेड से। और अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मान लो 13 14 कुछ भी लिखा है, ठीक है, तो ये आपका होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए पहले आपको जानना होगा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मींस कि अगर आपको एटॉमिक मास के बारे में पता करना तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर। क्यों, क्योंकि जेड को हमने बोला प्रोटॉन्स और एन को क्या बोला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस जेड, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको बच्चे हैं बिना एग्जाम्पल के कुछ बातें नहीं क्लियर कर सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 1H1 1H2 1H3, या एक और ले लिया C612 C613 C614। तो पहला तो आपका सबसे फर्स्ट वर्ग ये रहेगा कि आप पहचानो कि एटॉमिक नंबर कौन है। तो ये तीनों हो गए एटॉमिक नंबर, जेड हो गया। ये तीनों आपके क्या हो गए, ये आपका हो गया एटॉमिक मास, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर हो गई, ये जेड है, पूर्ण समझ लेना जेड, ठीक। तो ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक मास हो गया, ठीक। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिंबल देखिए सेम है सर, सिंबल कार्बन यहाँ भी यहाँ भी है, यहाँ भी सिंबल सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम दिख रहा है सर, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर। तो ऐसा होता है बाय द काजेज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। इस तरह के स्पीशीज को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक। तो हम कह सकते हैं आइसोटोप्स आर दोज व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बड़ी गर्मी है भाई। सो अब अगर यार
क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें पसीना निकल जाता है, अच्छे का देखो पसीने निकल रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमको पढ़ाने में ना पसीना निकला तो आपको पढ़ने में पसीना आना चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मेहनत कीजिए सब लोग। तो अब देखो एटॉमिक नंबर आपको मिल गया कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे जैसे डिफरेंट होते जाएंगे वैसे वैसे आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। जैसे अगर हमको निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें 1s में, तो हम कौन सा फॉर्मूला आ गया, n = a - z। तो हमने प्रोटियम के लिए, इसको बोलते हैं प्रोटियम, हमने प्रोटियम के लिए लिया क्या होगा आपका 1 - 1 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। सेकंड केस के लिए लेते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसका कितना लोगे 2 - 1, इसमें कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 1। अब तीसरे को हम बोलते हैं ट्राइटियम और इसके लिए क्या होगा 3 - 1। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, अब अगर दूसरी तरीके से बात किया जाए कि सर ऐसा हो जाए कि एटॉमिक मास जो है वो सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर अगर जो डिफरेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सीधे सीधे बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हमने लिखा यहाँ पे आर्गन, फिर लिख दिया पोटेशियम और फिर क्या लिखा कैल्शियम। इसका होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20। ठीक, मास सभी के 40 है। ठीक, तो यानी अब क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। अब किस में चेंज हो जा रहा है, अब चेंज हो जा रहा है प्रोटॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन्स में। तो जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा तो बनेगा आइसोबार्स, और अगर जब न्यूट्रॉन्स में चेंज होगा तो बनेगा आइसोटोप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हमारे लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। नहीं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, बात ये कर लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, प्रोटॉन के बारे में बता दिया, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया, लेकिन इनकी डिस्कवरी कौन किया ये नहीं बताया। तो हम बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, और न्यूट्रॉन का किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक, चैडविक, अभी एक हॉलीवुड एक्टर क्या नाम था उसका, बोसमैन चैडविक, ब्लैक पैंथर के नाम से जाना था, अभी बेचारा एक्सपायर हो गया ना, तो उसी के नाम से इसको याद करना है कुछ। इसका एक ट्रिक भी होता है ईटा का नाचे। ठीक है, ईटा जिसे हम ई ओटा, ये हो गया ईटा, मतलब इलेक्ट्रॉन का थॉमसन पर पाका प्रोटॉन नासे रदरफोर्ड, और नाचे का मतलब क्या हो गया, नासे न्यूट्रॉन जैसे चैडविक। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात तुमको बताएं कि जो थॉमसन है उसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का स्टूडेंट कौन था, चैडविक। और सोचो टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बत्तीस हो जाती। ठीक है, तो अगर टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग अच्छी रहे तो डिफिकल्ट चीज़ें भी हम लोग ईजी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्टडी कीजिए कि जे थॉमसन ने टीचर था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड टीचर था किसका, चैडविक का। मतलब अगर जो नॉलेज सही दिशा में कन्वे हो तो उसके रिस्पॉन्स भी गुड आते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप भी कुछ अच्छा ही करोगे। ठीक है, और इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के लिए तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हार्ड वर्क करते रहिए, नेक्स्ट नंबर आप ही का हो सकता है नोबेल प्राइज पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ सुन लो कि स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के अपना अपना अलग अलग व्यू दिया, और वो व्यू हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।